हेलो, मेरा नाम जय सिंह है और अभिजात क्लासरूम में आपका स्वागत है। और आज अपन पढ़ेंगे संविधान की रचना के बारे में। पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था संविधान के बारे में। संविधान की रचना के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आप सब जानते हैं कि भारत का जो संविधान है वो विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधानों में से एक है। दूसरी बात यह है कि हमारा जो संविधान है उसके अंदर जितनी बातों का समावेश किया गया है वो सारी बातें हैं वो हमने अलग अलग देशों से प्राप्त की है। यानी कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं हमने अलग अलग संविधानों से उसको निकाल के अपने संविधान में उसको रचित कर लिया है। अब अगर सबसे बड़ी बात की जाए तो यहाँ पर जैसे आप सबको पता है हम किसके गुलाम थे, तो आपका एक सही उत्तर आ जाता है ब्रिटेन की। ये एक आपका उत्तर निकल के आ जाता है ब्रिटेन के गुलाम थे। तो स्वाभाविक है कि हमारी जो संविधान की जो रचना है उसके ऊपर सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो ब्रिटेन का है। दूसरी बात है कि यहाँ पर आज अपन ये भी चर्चा करेंगे कि इस संविधान के अंदर कौन कौन सी बातों से इसको एक अलग से समावेश किया गया है। तो हम जैसे देख सकते हैं कि 100% किसी का स्तर होता है, भाई 100% से हम किसी को प्राप्त करते हैं। तो 3/4 जो हिस्सा है हमने 1935 का भारत शासन अधिनियम जो था उससे प्राप्त किया है। ये 3/4 हिस्सा है जो संविधान के अंदर रचित है। दूसरी बात आती है कि 1/4 है वो कहां से लिया है, तो वो लिया है हमने विश्व के बाकी देशों के संविधानों से लिया है। अब बाकी देश कौन कौन से हैं जिनका मैं आपको आज चर्चा करेंगे, अपन कौन कौन से देश है उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले जैसे अगर पहली बात की जाए ब्रिटेन की, ब्रिटेन से हमने क्या प्राप्त किया है, तो आप सबको पता है कि ब्रिटेन से हमने क्या प्राप्त किया है। पहला जो स्तर है हमने जो प्राप्त किया ब्रिटेन से वो ये है कि हमने ब्रिटेन से लिया है संसदीय सरकार का स्वरूप, यानी संसदीय सरकार का स्वरूप। ये हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। दूसरा है एकल नागरिकता, एकल नागरिकता ये भी हमने कहां से लिए, ब्रिटेन से लिए। तीसरा है विधि का शासन, ये भी हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। उसके बाद में है कानून की सर्वोपरिता, ये भी हमने कहां से लिए, ब्रिटेन से लिए। यानी इन 4 बातों का समावेश हमारे संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय सरकार का स्वरूप का मतलब सब जानते हैं अपन कि यहाँ पर जो बड़े जो पद है वो एक जैसे मान लो कि संसद के अधीन के स्तर के पद है। दूसरी बात है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता के अब भारत का व्यक्ति है वो अपने आप को कहीं भी जाके प्रेजेंट करता है तो वो एकल नागरिकता में भारत का ही नागरिक होगा, क्योंकि उसको भारत के नागरिक के नाम से उसको जाना जाता है। ऐसा कभी नहीं होगा जैसे अमेरिका के अंदर, तो क्या अमेरिका के जो अलग राज्य है उनके नाम लग के आगे जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे एकल नागरिकता क्यों दी गई है, ताकि हमारे देश में विखंडन न हो, हमारे देश की एकता है वो हमेशा बनी रहे। उसके बाद में विधि का शासन है, यानी कानून सबके लिए समान होता है, इसमें किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। विधि से यानी कानून सबके लिए समान होता है। कानून की सर्वोपरि, कानून सबसे बड़ा है, कानून से बड़ा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात आती है, दूसरा जो स्तर आता है वो आता है आयरलैंड का। अब आयरलैंड से हमने क्या लिया है, तो आयरलैंड से हमने क्या लिया है, पहली बात कि हमने आयरलैंड से लिया है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ये हमने कहां से लिए हैं, आयरलैंड से लिए। राज्य के निर्देशक तत्व, राज्य के निर्देशक तत्व का मतलब है कि एक राज्य लोक कल्याणकारी होता है जो अपनी प्रजा के बारे में सोचता है। तो वो लोक कल्याण का जो तत्व है वो
किस में आ जाते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद में जो दूसरा है वो हमने क्या लिया है, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। ये भी हमने कहां से लिया है, राष्ट्रपति के चुनाव का जो तरीका है वो हमने कहां से लिया, आयरलैंड से लिया है। तीसरा जो आता है वो है राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, यानी ये जो शब्द है राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब यहां पर जैसे हमने ब्रिटेन की बात की, आयरलैंड की बात की, अब हम बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका से भी हमने काफी कुछ चीजें ली है। जैसे सबसे पहले मूल अधिकार, जो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्से में आते हैं, मूल अधिकार। मूल अधिकार जिसको अपन मौलिक अधिकार के नाम से भी जानते हैं, राइट टू फंडामेंटल। उसके बाद में दूसरा जो आता है वो है कानून के समक्ष, कानून के समक्ष समानता। ये भी हमने कहां से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है। तीसरा जो है वो ये है स्वतंत्र न्यायपालिका। ये कहां से लिए हमने, ये भी हमने कहां से लिए, अमेरिका के संविधान से लिए। उसके बाद में इसी के अंदर एक पैराग्राफ जुड़ जाता है, सरकार के तीनों, यानी सरकार के तीनों अंगों के मध्य शक्ति विभाजन, अंगों के मध्य शक्ति विभाजन, ये भी हमने कहां से लिया है, तो आपका सही उत्तर जाएगा इसमें अमेरिका से लिया है। क्योंकि एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि भैया आप बताइए मूल अधिकार कहां से लिए गए, तो आपको आना चाहिए अमेरिका से लिए गए। कई बार बच्चों को पता नहीं चलता है, तो इन चीजों को अपने को याद रखना पड़ता है। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका सर्वोपरि है, न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है, हर कार्य वो कर सकती है। सरकार के 3 अंग है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है सरकार कितने अंग है, आपको आना चाहिए 3 अंग है, कौन कौन से अंग है, तो आपका जगह व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो हमें ये चीज याद होनी चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। उसके बाद में अगला आता है वो है न्यायिक समीक्षा। अब न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या हो गया, न्यायिक पुनरावलोकन, जिसको हम जानते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब तो आप सब जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका ने मिलकर किसी कानून का निर्माण किया और अगर उस कानून में किसी प्रकार की कोई कमी होती है तो न्यायपालिका उसको अवैध घोषित कर सकती है। ऐसी पावर है वो न्यायिक शक्ति के रूप में न्यायपालिका को दी गई है। उसके बाद में अगला जो आता है वो है राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव ये भी किसकी प्रक्रिया पे है, अमेरिका के संविधान से। उसी हिसाब से जो अगला पड़ाव चलता है वो ये है कि तीनों सेनाओं के कमांडर ऑफिसर, यानी कमांडर ऑफिसर के रूप में राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं के कमांडर ऑफिसर के रूप में राष्ट्रपति। ये देखिए अपने आप ही ऐसा ही है, तीनों सेनाओं का जो कमांडर ऑफिसर होता है, अंतिम जो शक्ति होती है युद्ध के रूप में, अगर अंतिम जो राय जो दी जाती है वो कहीं ना कहीं अपन राष्ट्रपति के आधार पे होते हैं। और आप भी देखिए अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप है, वो सबसे पावरफुल है, और वो जो अगर वो तीनों सेनाओं के कमांडर ऑफिसर अगर वो जो बात कहते हैं उनकी बात में वजन होता है। उसी प्रकार से
संघीय सरकार का स्वरूप। ये भी कहां से लिया गया? अमेरिका से। अब संघीय सरकार क्या है भाई? भारत में क्या है? भारत में और अमेरिका में दोनों में संघीय शासन व्यवस्था है। भारत में जो संघीय शासन व्यवस्था है उसमें केंद्र प्लस राज्य है, वहां भी केंद्र प्लस राज्य है। बस फर्क ये है कि भारत के अंदर केंद्र प्लस राज्य का थोड़ा सा अंतर ये हो जाता है कि भारत में एक संविधान है और अमेरिका में हर राज्य के अलग अलग संविधान है। वहां राज्य हैं वो केंद्र से ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद में और लेकिन भारत में ऐसा नहीं मिलता देखने को। उसी तरह से अगर तीसरे पड़ाव की ओर चलते हैं तो आता है कनाडा, यानी कनाडा के संविधान के ऊपर। अब कनाडा है उससे हमने क्या लिया है? संघीय शासन व्यवस्था ली है। संघीय शासन व्यवस्था ये हमने कहां से ली है? कनाडा से ली है। यानी हमारे यहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था है, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन है और इसी के रूप में जो दूसरा हिस्सा आता है वो ये है कि केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य शक्ति विभाजन। शक्ति विभाजन ये भी हमने कहां से लिया है? कनाडा के संविधान से लिया है। तो इसी तरह से आज जैसे अपन ने इन चार के ऊपर चर्चा की, उसी प्रकार से अगला जो पड़ाव आता है वो आता है जर्मनी का। अब जर्मनी से हमने क्या लिया है? तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संघीय शासन व्यवस्था क्या है, तो एकदम छोटा सा एक उत्तर हो जाता है कि संघीय शासन व्यवस्था उसे कहते हैं जहां पे केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन किया जाता है, वो संघीय शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से अब अगर बात की जाती है जर्मनी के अंदर, तो जर्मनी से हमने क्या लिया है? आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध। अब कई बार ये पूछा जाता है आपातकालीन उपबंध कितने प्रकार के हैं, तो हमें याद जरूर रखना है अनुच्छेद 352, 356, 360 ये आपातकालीन उपबंध है जो हमने कहां से लिए? जर्मनी के संविधान से लिए हैं। 352 में क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल होता है। 356 में राज्य आपातकाल और 360 में वित्तीय आपातकाल। जब देश कंगाल हो जाता है तो उसके बाद में जो संचित निधि है केंद्र के पास यानी संसद के पास, उसकी घोषणा से या कुछ ऐसे कानून बनाए जाते हैं जिसके माध्यम से करों को पुनर्रोपण करना या करों को बढ़ा के राष्ट्र की आय को फिर से मजबूत किया जाता है। उसी हिसाब से अगला है वो है मूल अधिकार। आपके जो मूल अधिकार हैं उन्हें निलंबित यानी निलंबन करने का अधिकार, यानी उनको निलंबन करने का अधिकार किसके पास है? यानी कौन से संविधान से लिया गया है? तो ये भी आपको बताना है किसके संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। यानी आपके कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि बताइए कि भाई मौलिक अधिकार है उनको निरस्त कैसे किया जाता है, तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि मौलिक अधिकार को निरस्त करने का जो अधिकार है, जो शक्ति है, वो जर्मनी के संविधान से ली गई है। तो यहाँ ये बात आ रही है। दूसरी बात आ रही है कि यहाँ पर अगला जो पड़ाव है वो आ जाता है अपने दक्षिण अफ्रीका का। अब दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है? तो देखो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है? सबसे पहली बात दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संशोधन की प्रक्रिया। अब आप सब जानते हैं कि संशोधन है वो किस तरह का है। मैंने उस दिन आपको बताया था पहले वीडियो में कि संविधान के 3/4 भाग पर तो संसद के दोनों सदन मिलकर ही संशोधित कर लेते हैं, लेकिन 1/4 भाग ऐसा होता है जिसमें संशोधित करने के लिए यहाँ पर संसद के साथ में यानी संसद के दोनों सदनों के साथ में आधे से अधिक राज्यों की विधान मंडलों के सदस्यों की भी आवश्यकता होती है, उनका भी इसमें स्वीकृति आवश्यक होती है।
अगर वो आधे से अधिक स्वीकृति नहीं देते हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा कि संशोधन हो जाएगा और कोई प्रक्रिया में उसको कानून बना दिया जाएगा, क्योंकि उसमें 1/4 भाग ऐसा ही है जिसमें राज्यों की भी भूमिका होती है। उसके बाद में दूसरा जो है वो है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही लिया गया है, यानी उसमें एक जो चुनाव होता है। अब आप सबको पता है कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव कैसे होता है। सेम वही प्रक्रिया है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति वाली प्रक्रिया है जो यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव में ली जाती है, वो क्यों सेम वहां पर ली जाती है। उसके बाद में अगर हम यहाँ से थोड़ा सा आगे चले तो थोड़ा सा आगे जब चलते हैं अपन तो अपने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, ये बहुत सिंपल सी बात पूछी जाती है भाई ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, तो बहुत सिंपल सी बात आपके सामने आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या है ये आप सबको पता है। समवर्ती सूची है वो अभी अपने जैसे एजुकेशन है वो समवर्ती सूची के अंदर ही शामिल किया गया है। पहले राज्य सूची का विषय था लेकिन वर्तमान में समवर्ती सूची के विषय में इसको डाल दिया गया है, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको डाला गया था। तो अब यहाँ पे क्या समवर्ती सूची है उसकी जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और उसी प्रकार से दूसरा जो बनता है वो है केंद्र व राज्यों के मध्य व्यापार की स्वतंत्रता, यानी व्यापार करने की उनको छूट प्रदान की गई है। उसी प्रकार से जो तीसरा जो महत्वपूर्ण बात आ जाती है वो ये आ जाती है कि संधियों को लागू करने का कानून बनाने की अंतिम शक्ति किसके पास है, संसद के पास। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है तो आपके पास आते हैं संसद के पास ही है, ये अपने है भी संसद ही ऐसा काम करती है। उसके बाद में अगले पड़ाव की ओर चलते हैं, जो लास्ट पड़ाव है वो है जापान का। तो जापान से हमने क्या लिया, जापान से हमने लिए कानून की सर्वोच्चता, यानी कानून की सर्वोच्चता को हमने जापान से ग्रहण किया है। तो ये आज हमने पढ़ा है संविधान की रचना, यानी हमने इन देशों के माध्यम से अपने संविधान के अंदर अच्छी अच्छी बातों का समावेश किया है जो हमारे संविधान को और भी अधिक लोकप्रिय बनाने में सहयोग